हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस का रोड मैप देखने वाले हैं कि किस तरीके से एज अ बिगनर आपको रिएक्ट जेएस को पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम देखने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है इंटरनेट पर। बट उन रिसोर्सेस को देखकर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हर किसी के माइंड में रहता है वो ये रहता है कि इनमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो बेसिकली उन सब चीजों को आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम रिएक्ट जेएस के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए सिर्फ वही चीजें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्ट जेएस ये जो पूरा रोड मैप है ये कुछ इस तरीके से देखने वाले हैं। रिएक्ट जेएस में प्री रिक्विजिट्स क्या है, फिर एज अ नूब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो रिएक्ट जेएस में क्या क्या पढ़ूंगा, फिर जब मैं थोड़ा सा प्रो बन जाऊंगा और फिर अल्टीमेटली जब मैं प्रो मैक्स बन जाऊंगा। तो ये मैंने बस नाम दिए हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड इस तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहली चीज है कि हमें क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए, रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने से पहले से आनी चाहिए। सो बेसिकली फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल की जब मैं बात कर रहा हूँ तब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्कोप और इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ। लूप कैसे काम करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। और वो फंडामेंटल आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको फंडामेंटल्स अच्छे से आते हो, फिर जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आपको डॉम अच्छे से आता हो, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट करना आपको अच्छे से आता हो। ये जब दोनों स्टेप क्लियर हो जाए तब आपको एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, प्रोटोटाइपिंग, इन सब चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप रिएक्ट जेएस पढ़ने वाले हो जिसमें जेएस का मतलब ही जावास्क्रिप्ट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रॉमिस हैंडलिंग पे। प्रोमिसेस कैसे बनते हैं, कैसे हैंडल किए जाते हैं, असिंक अवेट क्या होता है, देन कैच कैसे काम करता है, ये सारी चीजें प्रॉमिस हैंडलिंग का पार्ट होती है। एंड उसके बाद एपीआई फैचिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट, किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई को कैसे फैच करना है और उससे कैसे डेटा दिखाना है। सो बेसिकली जब हम अपने कोहर्ट्स में, हमारे बैचेस में जब हम इन चीजों को पढ़ाते हैं तो हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने से पहले जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ पाओ। तो उसी पैटर्न को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरा पूरा ड्रॉ किया हुआ है, जो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखने वाले हैं। एंड उसके बाद लास्ट में आप एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम को भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब गिट या गिटअप को आप अच्छे से सीख लेते हो, तो आपका प्री रिएक्ट जेएस क्लियर हो जाता है। सो प्री रिएक्ट जेएस में जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करना है, जिसमें आपके 2 से 3 हफ्ते जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाओ, 2 से 3 हफ्ते दो, और इन 2 to 3 वीक्स में आप जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि जितनी आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही कम टाइम लगेगा आपको रिएक्ट जेएस के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम चलते हैं तो हमने प्री रिक्विजिट्स जो थे वो तो क्लियर कर लिए हैं। अब वी आर स्टार्टिंग एज ए नूब, मतलब हम एक बिगिनर है। तो एज अ बिगिनर मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करके चलते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ CLI टूल्स पता होने चाहिए। तो दो ही बेसिकली CLI टूल्स हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप और वाइट। आज के टाइम में क्रिएट रिएक्ट ऐप ज्यादा यूज नहीं होता, अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो आज हम लोग वाइट को ज्यादा यूज करते हैं। तो वाइट को हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वाइट जो है वो बहुत कम डिपेंडेंसीज के साथ में आपका काम कर देता है, और थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन क्रिएट रिएक्ट ऐप के मुकाबले जो वाइट का एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा सा फास्ट चलता है। सो बेसिकली जब हम वाइट और क्रिएट रिएक्ट ऐप दोनों को किसी को भी यूज करें, हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली ये हमें एक बॉयलर प्लेट कोड दे देता है, जिससे हम सीधा अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बेसिक जो डाउनलोड्स करना है या पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं वो हमें नहीं करने पड़ते और हम सीधा फोकस करते हैं हमारे मेन लॉजिक पे। अब जब आपने CLI टूल को यूज कर लिया तो इसके बाद आ जाते हैं आप कंपोनेंट्स बेसिक पे। तो कंपोनेंट बेसिक्स में सबसे पहली चीज है JSX। तो JSX क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों JSX को बनाया गया है, JSX की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से उसको लिखना है, क्या रूल्स हैं, ये सब चीजें आप यहाँ पर समझ लेते हो। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो और समझते हो प्रॉप्स स्टेट को। सो प्रॉप्स एंड स्टेट्स दो बेसिकली अलग अलग चीजें होती है। प्रॉप्स का काम होता है इनपुट लेके आना और स्टेट का काम होता है इंटरनल डेटा मैनेज करना। तो इन दोनों चीजों को आप इस पार्ट पे पहले कवर करते हो, और इसी के साथ आप एक हुक पढ़ते हो, यूज स्टेट। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे वो सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स ही होंगे। तो हम यहाँ पर एक हुक और पढ़ेंगे जिसका नाम है यूज स्टेट, और उसके बाद हम चले जाते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन बेसिकली मींस कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट या एक कंपोनेंट के अंदर JSX पास करना। ये कंपोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है
कि आप किसी कंपोनेंट को एज अ इनपुट, एज अ प्रॉप JSX दे पाओ। तो ये आपके कंपोनेंट्स बेसिक हो गए जो आपको पहले कवर कर लेना है। इनमें ज्यादा नहीं, आपका मैक्सिमम 1 वीक जा सकता है, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। उसके बाद जब आपका ये पार्ट कवर हो गया, तब आप चलोगे, आगे बढ़ोगे, और यहां पर आप रेंडरिंग को पूरी तरीके से समझोगे। सो बेसिकली कंपोनेंट जो है वो रेंडर होता है, पेज पे दिखता है। अब वो रेंडरिंग कैसे काम करती है उसको समझने के लिए आप लाइफ साइकिल को समझोगे पहले, कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। उस लाइफ साइकिल को समझते हुए आज आप यूज इफेक्ट नाम का एक हुक भी समझोगे। सो बेसिकली यूज इफेक्ट आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ साइकिल को मैनेज किया जाए, यानी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को मैनेज किया जाए। फिर उसके बाद इवेंट हैंडलिंग को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इवेंट्स तो होने वाले ही हैं, तो उन इवेंट्स को कैसे मैनेज करना है ये आप रेंडरिंग के साथ ही इवेंट हैंडलिंग में समझोगे। एंड उसके बाद आ जाता है लिस्ट रेंडरिंग। लिस्ट रेंडरिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और उसको किस तरीके से मैं अपने एक पेज पे दिखा सकता हूं। ये हो गया लिस्ट रेंडरिंग का मतलब। सिमिलरली उसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशनल रेंडरिंग पे। अगर मेरे पास कोई कंडीशन है, लेट से कोई यूजर है जिसकी एज 18 से कम है या ज्यादा है, तो मुझे 18 से ज्यादा वाली एज वाले यूजर को ब्लू कलर में दिखाना है, और 18 से नीचे जो एज है उनको रेड कलर में दिखाना है। ये बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब हो गया। तो आप यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग को भी कवर करोगे। सो बेसिकली एक एक चीज आप कवर करते हुए आगे बढ़ोगे, और रेंडरिंग के अंदर भी आपका एक हफ्ता जाएगा अच्छे से, जिसमें आप 1 वीक दोगे, और 1 वीक के अंदर आप रेंडरिंग को प्रॉपरली समझोगे, यूज इफेक्ट को समझोगे। अब यहाँ पर आपको टॉपिक्स कम लग रहे होंगे, बट इनको इंप्लीमेंट करते हुए आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा 3 अलग अलग स्टेजेस में, कि आप बिगिनर प्रोजेक्ट्स कौन से बनाओगे, इंटरमीडिएट कौन से बनाओगे, और एडवांस प्रोजेक्ट्स कौन से बनाओगे। सो बेसिकली लिस्ट रेंडरिंग होने के बाद, कंडीशनल रेंडरिंग होने के बाद आप रेफ्स को समझोगे। सो रेफ्स यहाँ पर आईडीज का काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास आईडीज होती है, उस तरीके से हमारे पास में रेफ्स होते हैं, और रेफ्स जो है वो आईडीज का एक तरीके से रिप्लेसमेंट है। फिर आ जाता है हमारे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स बेसिकली मींस कि आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से रैप कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी कंपोनेंट का कोड बार बार ना लिखना पड़े। सो जब आप इनको पढ़ने जाओगे, तब ये अपने आप में एक टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम चलते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ हुक्स की बात करेंगे। तो ऑल्दो हुक्स मैंने पहले पढ़ लिए होंगे, यानी यूज स्टेट, यूज इफेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट और भी कुछ हुक्स हैं, जैसे यूज कॉलबैक, यूज रेफ, यूज मेमो। यूज रेफ भी आप यहाँ पर पढ़ चुके होंगे, क्योंकि रेफ बनाने के लिए यूज रेफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ कुछ आपके हुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हुक्स हैं, वो यहाँ पर कवर होंगे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉलबैक और यूज मेमो। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं एक स्टेप आगे, तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेज है, जिसमें हम बोल रहे थे कि वी आर अ नूब नाउ, बट हमने अब क्या किया है, उस चीज को पढ़ लिया है। सो बेसिकली नूब का मतलब होता है एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो अब तक मैं एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन था, बट ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम रिएक्ट जेएस में एक लेवल के एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं। मतलब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमें रिएक्ट में आ जाते हैं, जिनको हम कोर कंसेप्ट बोलते हैं। जब ये कवर हो गया हमारा, उसके बाद हम जाते हैं बिकमिंग अ प्रो पे। तो जब प्रो बनने के लिए हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टाइलिंग पे फोकस करते हैं। स्टाइलिंग मतलब रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग यूजर इंटरफेस अच्छा बना सकते हैं, उस पे हम फोकस करते हैं। और तब हमारे पास सबसे पहला आएगा टेलविन सीएसएस। सो बेसिकली टेलविन सीएसएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मुझे लगता है कि रिएक्ट के साथ ही यूज होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि टेलविन सीएसएस एक तरीके से इनलाइन सीएसएस है। तो इनलाइन सीएसएस अगर मैं यूज कर रहा हूं और मैं एचटीएमएल के साथ यूज कर रहा हूं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं। तो टेलविन सीएसएस को आप रिएक्ट के साथ यूज कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल टूल है। और आप स्टाइल्ड कंपोनेंट नाम का एक पैकेज यूज कर सकते हो, जो कि स्टाइल्ड कंपोनेंट्स यानी सीएसएस के कंपोनेंट्स बना के दे देता है, और आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने 2 रेड कलर में लिखे हुए हैं, जो कि फिलहाल ऑप्शनल है, क्योंकि आप बिगिनर हो। बाद में फ्यूचर में तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मटेरियल यूआई और सैड सीएन। तो सैड सीएन जो है वो आज के टाइम में या आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसलिए इसका नाम भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बट फिलहाल आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको भी कवर करो, आप इसको फिलहाल स्किप कर सकते हो और बाद में अपनी लिस्ट में रख सकते हो कि हम इसको कवर करेंगे या पढ़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ आपकी स्टाइलिंग कवर हो जाती है। उसके बाद आप डेटा फैचिंग पे जाते हो, क्योंकि
हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो स्टैटिक नहीं होगा, वो डायनेमिक होगा। तो कहीं से तो किसी एपीआई से तो डेटा हमें आना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या थर्ड पार्टी सर्वर से हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो वो डेटा फेच करने के लिए आप या तो एक्सियोस यूज कर सकते हो, या जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फेच यूज कर सकते हो, या रिएक्ट क्वेरी को यूज कर सकते हो। अगेन इसको रेड कलर में लिखा है सो दैट कि इसको आप अभी के अभी पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है, बाद में भी पढ़ा जा सकता है। बट इट वुड बी ग्रेट अगर आप इसी ऑर्डर में पढ़ते हो, जो ये मैंने ऑर्डर डाला हुआ है, अगर आप इसी ऑर्डर में चीजों को पढ़ते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज ये मैंने कई सालों से जब स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के ये समझा है कि क्या एक अच्छा ऑर्डर रहना चाहिए। ऑल्दो जब आप खुद पढ़ने लगते हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज टफ लग रही है, मैं स्किप करके दूसरे पे चला जाता हूँ, दैट इज ऑल अप टू यू। बट ये एक ऑर्डर है जो आप फॉलो करते हुए चलते हो तो थोड़ा सा इजी आपके लिए लर्निंग जो पाथ है वो रहता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम राउटिंग पे। सो बेसिकली रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, मतलब मल्टीपल पेजेस यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करते। अब अगर आपको मल्टीपल पेजेस वाला एक प्लेटफॉर्म बनाना है, लेट से मुझे एक वेबसाइट बनानी है wscubetech.com, तो ये जो wscubetech.com है ये रिएक्ट से बाय डिफॉल्ट नहीं बनेगी, तो राउटिंग करवानी पड़ेगी मुझे, ताकि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे पे, और इस तरीके से मैं पेजेस पे नेविगेट कर पाऊं। अब उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा है रिएक्ट राउटर। एक आप 10 स्टैक राउटर भी नाम देखोगे, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में हर कोई रिएक्ट राउटर को ही यूज कर रहा है। सो बेसिकली रिएक्ट राउटर आप कवर कर सकते हो और रिएक्ट राउटर को अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर आप जाओगे और स्टेट मैनेजमेंट को समझोगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हमने स्टेट मैनेजमेंट तो यही समझ लिया था, हमने ऊपर ही यूज स्टेट पढ़ा, तो हमने स्टेट मैनेजमेंट तो यही समझ लिया। बट ये स्टेट मैनेजमेंट अलग है, ये इनबिल्ट जो स्टेट आता है या इनबिल्ट जो स्टेट है उसको मैनेज करने का तरीका है। बट जब आप बड़े लेवल के स्टेट को मैनेज करना चाहते हो, मतलब आपके पास मल्टीपल स्टेट्स है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीजें एक साथ में मैनेज करनी है, तब आप यूज स्टेट को यूज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली बिहाइंड द सीन तो यूज स्टेट यूज होगा, बट आप उस तरीके से नहीं मैनेज कर सकते जैसे अब तक करते हुए आए हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको दो और टर्म्स आपको पढ़नी है जिनका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स। सो अगर आप एक छोटा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आप एक या दो स्टेट मैनेज कर रहे हो या एक या दो कंपोनेंट्स मैनेज कर रहे हो, तब तो आप यूज स्टेट यूज कर सकते हो। बट इन केस आप चाहते हो कि मैं एक बड़ा एप्लीकेशन बनाऊं जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही स्टेट या मल्टीपल स्टेट्स को शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप उससे भी बड़े लेवल पे जाते हो जिसमें आपके पास 100 कंपोनेंट्स हैं, पूरा वेब, आपकी जो वेबसाइट है वो 100 से 200 कंपोनेंट्स मैनेज कर रही है, एंड उन सारे कंपोनेंट्स के इन अराउंड आप स्टेट को शेयर करना चाहते हो और बड़े लेवल के स्टेट को मैनेज करना चाहते हो, लेट्स से एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या कोई स्ट्रीमिंग ऐप हो गई, तब आपको रिडक्स की जरूरत पड़ती है। रिडक्स एक थर्ड पार्टी टूल है या एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के साथ हम इंटीग्रेट करके यूज करना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली यहां तक पढ़ने के बाद में हम एक प्रो अपने आप को कह सकते हैं, बिकॉज हमने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ लिए, अब हमने थोड़े से एडवांस चीजें भी पढ़ ली। तो यहां तक आने के बाद में आप एक लेवल पे अच्छे रिएक्ट जेएस डेवलपर बन चुके होते हो अगर आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होते हैं। तो प्रो मैक्स पे जाने से पहले एक बार प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं। सो बेसिकली प्रोजेक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले कुछ बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप तब सीखोगे जब आप पहले स्टेज पे थे। जैसे कि एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना लिया आपने, एक वेदर एप्लीकेशन बना लिया, एक कैलकुलेटर बना लिया, एक्सपेंस ट्रैकर बना लिया या रेसिपी फाइंडर बना लिया। अब ये सारे बना लो तो अच्छी बात है, ना बना पाओ तो इनमें से 3 तो एटलीस्ट आप बना ही लो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं या जो भी आपको सही लगता है, वो एटलीस्ट 3 या 4 तो आप इसमें से पिक कर ही सकते हो। और सारे भी बना लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ने के लिए ही मतलब बैठे हो, हमारा काम ही यही है कि हम बहुत अच्छे से इस चीज को सीखें। तो इवेंचुअली हम इसमें एपीआई फैचिंग और सारी चीजें सीख लोगे। आप देखोगे अगर तो ये जो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको लिंक में भी मिल जाएगा, मतलब ये जो पूरा बोर्ड, ये जो पूरा डायग्राम है, ये आपको लिंक में भी मैं आप दे दूंगा, जिससे आप अच्छे से इसको और समझ पाओ और जब भी चाहो इसको वापस एक्सेस कर पाओ। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है, तो टू डू लिस्ट एप्लीकेशन में क्या फीचर्स होने चाहिए और इनको इम्प्लीमेंट करने से आप क्या सीखोगे। वेदर ऐप है तो क्या फीचर्स होने चाहिए और क्या सीखोगे। कैलकुलेटर है तो क्या फीचर्स होने चाहिए और क्या सीखोगे। इस तरीके से ये आप बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स और जो इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, ये एडवांस पहले आ गया, इसको नीचे कर देते हैं,
और जो इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट्स हैं वो एटलीस्ट आप बना सकते हो प्रो बनने के बाद, प्रो मैक्स बनने के बाद नहीं, अभी मैं सिर्फ प्रो बनने की बात कर रहा हूँ। तो प्रो बनने के बाद में आप ये सारी चीजें जैसे ई कॉमर्स वेब प्रोडक्ट पेज हो गया जिसपे आप डेटा दिखा रहे हो और उसमें कुछ फिल्ट्रेशन लगाई हुई है, ब्लॉग एप्लीकेशन, मूवी सर्च ऐप हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट, कोई चैट एप्लीकेशन हो गया। तो इस तरीके से ऑल्दो चैट एप्लीकेशन अभी यहाँ नहीं होना चाहिए, चैट एप्लीकेशन एक फीचर पढ़ने के बाद ही बना पाओगे आप, जो कि हम प्रो मैक्स में देखेंगे। बट चैट एप्लीकेशन के बेसिक यूआई, रियल टाइम चैट नहीं, तो आप एक बेसिक यूआई और यूजर इंटरफेस और एक कुछ फिक्स फॉर्मेट पे कि हाई लिखे तो हाई रिवर्ट आ जाए, हाउ आर यू लिखे तो रिप्लाई में आ जाए आई एम फाइन हाउ आर यू। तो इस तरीके से कुछ एक फिक्स रिवर्ट्स आप बना के रख सकते हो जो कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट्स में बनाओगे। सो बेसिकली ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप जो सीखा है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना जानते होगे, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग सीखते जाते हैं बट इंप्लीमेंट कोई नहीं कर रहा। अब क्योंकि कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो और बैक टू बैक वीडियोस देखे जा रहे हो, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर से आपको एक रोड मैप देखना पड़े कि अच्छा चलो इस साल क्या एडवांस है वो समझ लेता हूँ। तो मेन चीज है कि आपको रोड मैप सिर्फ इसीलिए समझना जरूरी है एक बार कि कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट और बिगिनर प्रोजेक्ट देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और प्रो मैक्स पे आते हैं जिसमें हम लोग कुछ और चीजों पे ध्यान देंगे। जैसे हमने जो एप्लीकेशन बनाया उसको टेस्ट करने की कुछ लाइब्रेरीज हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ टेस्ट नहीं है, यहाँ जेस्ट होगा। तो ये हम एक लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरीज पढ़ सकते हैं, वी आई टेस्ट या वाई टेस्ट या फिर जेस्ट, इनमें से कोई भी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। सो बेसिकली टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है वो चेक करना या वो टेस्ट करना। एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा और एडवांस जाने के लिए फ्रेमवर्क्स पे भी जा सकते हो जैसे कि नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव एक थोड़ी सी अलग पाथवे हो जाता है क्योंकि रिएक्ट नेटिव जब आप पढ़ते हो तब आप बेसिकली जा रहे हो फॉर द ऐप डेवलपमेंट, तो इसलिए मैंने इसको रेड कलर में मार्क किया हुआ है। बट नेक्स्ट जेएस आप पढ़ सकते हो इन केस अगर आपको फुल स्टैक पे जाना है, मतलब आप नेक्स्ट से ही अब आप चाहते हो कि यार मैं नया कोई और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, मैंने जो रिएक्ट पढ़ा है मैं उसी से बैकएंड बना लूं, उसी से मैं फ्रंट एंड बना लूं, तो आप नेक्स्ट जेएस को भी कवर कर सकते हो। और नेक्स्ट जेएस की एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे है जो मैंने पूरी तरीके से बहुत डिटेल में रिकॉर्ड की हुई है, तो आप उस पर भी जा सकते हो, वो भी देख सकते हो। और भी नेक्स्ट जेएस की कुछ वीडियोस इन फ्यूचर आ रहे हैं तो आप उनको भी कवर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं और कुछ एनिमेशन फ्रेमवर्क्स आप देख सकते हो जैसे फ्रेमर मोशन हो गया या जी सॉक हो गया। ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आप रिएक्ट जेएस में और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर डिप्लॉयमेंट पे जब आती है बात, डिप्लॉयमेंट मतलब कि आपने जो बनाया है वो सब लोग एक्सेस कर पाए, तो आप AWS का यूज कर सकते हो या वर्सल का यूज कर सकते हो। वर्सल एक लिमिट तक फ्री भी है, तो जब आप एज अ बिगिनर सीख रहे हो तब जरूरी नहीं है कि आप कोई सर्वर परचेस करो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हो। और फिर उसके बाद में वेब सॉकेट्स को आप समझ सकते हो। वेब सॉकेट्स बेसिकली मींस रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, तो आप सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करवा सकते हो, जैसे हमारे चैट एप्लीकेशंस में जनरली होता है कि मैं व्हाट्सएप पे हाई लिखूंगा तो मेरे को सामने वाले को तुरंत हाई चला जाएगा, उसको व्हाट्सएप बंद करके वापस ओपन करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये कुछ और टेक्नोलॉजीज या मैं कहूंगा टॉपिक्स जो आप प्रो मैक्स बनने के लिए पढ़ सकते हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए। और इनको आप अभी स्किप भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि आप सिर्फ यहां तक रह के भी अपना काम चला सकते हो, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हो क्योंकि ये वो फीचर्स हैं या वो टॉपिक्स हैं जो बाद में भी पढ़ोगे। बाद में मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे समझ लो मैंने अभी फिलहाल मैं प्रो बन चुका हूँ, तो प्रो बनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि 6 मंथ्स तक मैं अभी जो मैंने सीखा है उन्हीं पे प्रोजेक्ट्स करूंगा या इंटर्नशिप करूंगा या जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं जाके ये टॉपिक सीखूंगा। तो दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है एडवांस टॉपिक्स जिनको हम बोल रहे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी जॉब के लिए कि आपको ये आते होंगे तभी हायरिंग होगी। बट अगर आप सीख लेते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब जब आपने प्रो मैक्स सीखा तो फिर आप क्या करोगे, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे। तो इसके इन अराउंड भी कुछ 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ ऊपर मैंने मेंशन किया था ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, बट यहाँ पर मेंशन किया है पूरा ई कॉमर्स स्टोर। सिमिलरली एक सोशल मीडिया डैशबोर्ड आप बना सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी LMS आप बना सकते हो जिसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो भी मैंने रखा हुआ है। और उनको बनाने के बाद
क्या आप सीखोगे वो भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि कोई टास्क मैनेजमेंट ऐप बन गया तो वो भी आप बना सकते हो, या न्यूज एग्रीगेटर ऐप बना दिया आपने। सो बेसिकली एडवांस लेवल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से एक बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल पेजेस, ये सब कुछ आने वाला है, सो दैट कि आप स्टेट, प्रॉप, राउटिंग, इन सब चीजों को बड़े लेवल पे मैनेज करना सीख पाओ। और इस तरीके से आप इवेंचुअली 1.5 से 2 महीने देके एक अच्छे रिएक्ट जेएस डेवलपर बन सकते हो। द ओनली प्री रिक्विजिट इज कि आपको पहले से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती हो। अगर वो आपको अच्छे से नहीं आती तो पहले वो कवर करके फिर ही इस पे आना है आपको, क्योंकि ये जो रोड मैप आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा रोड मैप आपको लगेगा, बट ये सारे एसेंशियल फीचर्स हैं। और 1.5 से 2 महीने कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम रिएक्ट जेएस को विथ प्रोजेक्ट सीखने की बात कर रहे हैं। और उनमें भी आप रोज के अपने लेट से 4 to 5 hours 6 hours दे रहे हो डेडिकेटेड, और प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हो, इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो। जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पर आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देख सकते हो। लेट से आप चाहो तो कोई भी कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि लर्निंग बहुत ईजी है इन टूडेज डेट, बिकॉज इंटरनेट पे हर चीज ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। इवन आप और इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में आ सकते हो, हमारे डेमो क्लासेस अटेंड करके देख सकते हो। क्योंकि हम जो कोर्स पढ़ाते हैं वो हम मार्केट में सबसे बेस्ट कोर्स पढ़ाते हैं, बिकॉज हम 100% प्रैक्टिकल और 100% लाइव कोर्स पढ़ा रहे हैं। हम रोज आपसे मिलते हैं, रोज आपको गाइडेंस देते हैं, रोज आपको गाइड करते हैं कि ये टॉपिक पे कैसे पढ़ना है। हम खुद वो इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, हमने कोई बना बनाया कोड नहीं रखा होता। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो और अपनी लर्निंग को कंटिन्यूस रख सकते हो। सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि और किस किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।